चलिए, तो आपके पास मेरी जो आवाज़ है बिल्कुल अच्छी आ रही होगी। तो मेरे लगभग 10-20 स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये जो JVVNL है यानी राजस्थान बिजली विभाग है, इसका जो मेंस का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें टेक्निकल तो हमारी ठीक है, लेकिन हम राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन है इसमें हमारी स्थिति सुधर जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पटवारी हो गया, VDO हो गया, पुलिस हो गया, आपका RAS हो गया, इन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के एक टेस्ट की तरह आपके सामने ये वीडियो में बना रहा हूँ। आपको मैं बिल्कुल क्वेश्चन के बाद में आंसर तक का टाइम दूंगा और आप जो है आंसर करने की कोशिश करें, बाकी फिर मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वो आप देख लें। तो ये क्या प्रोग्राम है, जो JVNL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JVNL लाइन मेंस वाली, उनमें जो 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन है, आराम से समय है, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भाई रूमा देवी है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो बात ये है कि ये रूमा देवी हैं, इनके बारे में नहीं है, कौन सी बात मतलब गलत है ये आपको पता करना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और रूमा देवी, तो देखिए ये जो रूमा देवी है इसके बारे में हमने नेट पे सर्च किया और उसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं कि रूमा देवी कौन है, क्या है। तो आंसर बताइए क्या होगा। तो जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। तो देखो मैंने रूमा देवी को के बारे में कुछ बातें पता की, तो ये रूमा देवी के बारे में कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो रूमा देवी है ना, ये बाड़मेर से है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रूमा देवी के बारे में। तो सबसे पहले जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये जो रूमा देवी हैं ये बाड़मेर से हैं। हमारा राजस्थान है, उसमें एक ज़िला है बाड़मेर, वहाँ से रूमा देवी संबंध रखती हैं। और ये हस्तकला के मतलब जो हाथ की कला है उनकी ये कारीगर हैं। अब इनकी सबसे बड़ी बात ये रूमा देवी की 2018 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है और महिलाओं को रोजगार दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि भाई जो रूमा देवी है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ये जो ऑप्शन है आपका 2 नंबर, उसमें लिखा है कि खेतड़ी में पली बड़ी है, ये गलत है और यही इसका आंसर होगा। वास्तव में रूमा देवी तो बाड़मेर से है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं रूमा देवी के बारे में। और हमने क्या देखा, देखो ये रूमा देवी है, आपको दिख रही होगी एकदम अच्छे से, ये रूमा देवी है। मैंने मतलब गूगल पे सर्च किया भाई रूमा देवी कौन है, तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यानी कि आप देख पा रहे हो एकदम अच्छे से लिखा हुआ है कि रूमा देवी बाड़मेर से हैं ये और 2018 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, ये रूमा देवी जो है। फिर हमने इन रूमा देवी के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि वास्तव में रूमा देवी कौन है। तो देखो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2006 में इन्होंने गांव की लगभग 10 महिलाओं को ससुराल में मनाने के बाद एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया और प्रत्येक महिला को 100 रुपये के योगदान के साथ कुशल बैग बनाने का कपड़ा, धागा, प्लास्टिक रेपर लाई। इसकी सफलता की तलाश से बाड़मेर में ग्रामीण विकास चेतना संस्था के द्वारा तक ले गई और 2008 में वे इनकी सदस्य के रूप में शामिल हुई। 2010 में NGO की अध्यक्ष बनी और 2010 में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिल्ली के रफ़ी मार्ग में किया। तो ये बात है रूमा देवी के बारे में। जल्दबाजी मत करो और तुम्हें ज़्यादा जल्दी तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था रूमा देवी वाला, ये रूमा देवी वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये वास्तव में 2 नंबर यानी कि B इसका आंसर है कि ये खेतड़ी से नहीं है भाई, ये बाड़मेर से। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताइए आंसर क्या है। देखिए एकदम बढ़िया, ये क्या चल रहा है, ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। क्यों पढ़ रहे हैं हम, JVNL मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी,
माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ है? दादू पंथ, दासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या रामसनी संप्रदाय? ये जो क्वेश्चन है राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उन क्वेश्चनों के आने की बहुत संभावना है जो अब से पहले किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एकदम आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है कि भाई एक तो है बखना जी, ये आदमी का नाम है बखना जी, एक संत दास है, एक जगन्नाथ दास है और एक माधो दास है। इन संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? कौन से संप्रदाय से है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कि भाई एक का आंसर मुझे आता था, दो की मेरी ये स्थिति थी। पूरा रिजल्ट बताओ आपका, भाई बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधो दास जी नामक जो संत है इनका संबंध निम्नलिखित से किस संप्रदाय से है? को कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए आप। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है दादू पंथ। ये आपके जो बखना जी हैं, संत दास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, माधो दास जी हैं, ये दादू पंथ से संबंधित हैं। देखो ये आपके हमने अपनी कॉपी में नोट किया है, हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधो दास जी, ये संत दादू पंथ से संबंधित है। ये है दादू पंथ, ठीक है। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है एकदम अच्छे से। ये क्वेश्चन है, देखिए एकदम बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन है एकदम बढ़िया। JVNL के 30 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम आपको ये एक वीडियो बना रहे हैं। देखो आप टेस्ट करिए अपने आप को कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बूंदी की कजली तीज है, होली है, पर्युषण पर्व है और गणगौर है। चलिए तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बताइए आंसर क्या होगा। आराम से आपको टाइम दिया जा रहा है, एज ए टेस्ट की तरह आप लें इसे और आंसर लिख लें, फिर देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, आराम से लिख लो कि भाई मेरा ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लगाया और आया ही है। देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कजली तीज, ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन में लिखा हुआ है कजली तीज। तो भाई तीज तो तृतीया को ही मनाई जाएगी, तो तीज मनाई जाएगी आपकी तृतीया को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आएगा, मतलब 1 आएगा। देखो क्या क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि तीज तो तृतीया को ही मनाई जाएगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम के दौरान दिमाग लगाने से भी ठीक हो सकते हैं। भाई बूंदी की कजली तीज है तो तीज को ही आएगी। चलिए ठीक है, तो ए में 1 आएगा। अगर ए में 1 आएगा तो ये दोनों गलत हो गई, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर गलत हैं, ये दोनों तो गलत ही हो गई, क्योंकि भाई कजली तीज को आएगी। एक बात क्लियर है। लेकिन भाई ये तो ए में 1 नंबर ऑप्शन में भी है और 2 नंबर ऑप्शन में भी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं होली की। आपकी जो होली है ना, ये पूर्णिमा को आती है, बाकी पूर्णिमा इसमें किसी और ऑप्शन में नहीं है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि होली है ना, होली वो पूर्णिमा को आती है। ये तो बी में आएगा सेकंड, बी में सेकंड आए। भाई सीधी बात है, आप जो त्यौहार हैं उनको खुद अलग से टॉपिक याद कर लें, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। भाई होली है ना पूर्णिमा को आती है, फाल्गुन की पूर्णिमा को ये आती है। जैसे अभी अपना चल रहा है श्रावण का मास चल रहा है ये, तो अब सावन में एक पूर्णिमा आएगी, उसको बनाया जाएगा रक्षाबंधन। और हर एक महीने का, हिंदी महीने का जो लास्ट डे है वो पूर्णिमा ही होता है। तो आप समझो जो होली जो होती है ये फागण की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये हम कह सकते हैं। और फागण कब पड़ता है? लगभग फरवरी और मार्च के आसपास पड़ता है। आपको पता है होली जब आती है तो हमें थोड़ा ठंड वंड सा लग रहा होता है, कई बार लगता है यार आज ठंड में होली धुलंडी खेली जाएगी, वो कई तरह की सिचुएशन होती है। तो होली लगभग सर्दी एंड हो जाता है उस टाइम, तो फरवरी या मार्च के आसपास आप कह सकते हो होली आती है। और ये पूर्णिमा के दिन आती है। पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन आकाश में फुल चांद दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, किसी भी महीने का लास्ट डे। अब चलते हैं आगे। अब बात समस्या यार है ये है कि 1 नंबर ऑप्शन में भी है और 2 नंबर में भी है। देखो ये ए 1 और बी। अब बात है इन दोनों में से क्या आएगा। अब बात ये है पर्युषण पर्व।
ये जो पर्युषण पर्व है ये भादवा के महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद मास में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब भाई हमको पता नहीं है भाई, पता रखना पड़ेगा। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। अब हमने पर्युषण पर्व, तो इसका आंसर आएगा 2। हमने थोड़ा सा पर्युषण पर्व के बारे में सर्च किया तो देख लो, ये देखिए, ये जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका पर्युषण पर्व है, तो बात चल रही है पर्युषण पर्व की। तो देखिए, ये जो पर्युषण पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। ये भाद्रपद, भादवा या भादो इसके महीने में मनाया जाता है पर्युषण पर्व। ठीक है, तो फिर गणगौर आपकी चैत में ही आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अच्छा, ये पर्युषण पर्व है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, 8 दिन तक चलता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका पर्युषण पर्व है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, ये देखो पर्युषण पर्व लिखा हुआ है एकदम साफ साफ। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए एकदम बढ़िया, आंसर कीजिए। एज ए टेस्ट आप इस वीडियो को लें और तुरंत लिखें आंसर कि भाई मेरा क्या है और आ क्या रहा है। राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या आएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? चलिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, ये क्वेश्चन है। तो भाई ये जो आणो है इसका आंसर है 3, यानी कि सी। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जो ससुराल भेजते हैं उसे बोलते हैं आणो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा सर्च नहीं करेंगे। ये देखो, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। एकदम बताइए, एज ए टेस्ट आप लें इस वीडियो को, बताओ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमारा क्या संबंध है? देखो, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ना, और इसमें अगर मैं बिजोलिया की बात करूं तो बिजोलिया एक जगह है, एक स्थान है, तो भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया में एक किसान आंदोलन हुआ था जो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। तो ये एक महिला का नाम है, क्रांतिकारी महिला। देखो, महिलाएं किसी काम को कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिलाएं जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, गिरफ्तार भी की गई थी उन्हें। 1930 और 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो कहते हैं उस महिला का नाम बताइए। आपको समय दिया जा रहा है, बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, एकदम बताओ आंसर क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर आएगा रमा देवी। ये जो रमा देवी हैं, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गई थी ये, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 1930 और 32 का जो आंदोलन है उसमें इन्होंने भाग लिया। तो फिर मैंने इन रमा देवी के बारे में सर्च किया थोड़ा सा। देखो, रमा देवी के बारे में थोड़ा सा मैंने सर्च किया। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी खुद की मेहनत। ये देखिए, ये है रमा देवी। तो रमा देवी 1930 और 32 में सत्याग्रह में भाग लिया, 1930 में, तो 32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग लिया, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और इनको गिरफ्तार किया गया। किसको? रमा देवी को। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा दिख सोचिए। अच्छा, मैंने रमा देवी हैं इनको सर्च किया तो देखो ये क्या निकल कर आया है। रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन, पंडित लादू राम लाल जोशी की पत्नी थी श्रीमती रमा देवी। 1931 में बिजोलिया गई होंगी और उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, रमा देवी को। और रमा देवी जो है उनके बारे में अगर और हम बात करें तो उन्होंने कहा कि निकल जाने को कहा, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। मतलब जब इन्होंने क्रांति में आंदोलन में भाग लिया तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ ना आया करें। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ तब तक आती रहूँगी जब तक कि किसानों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं वो बंद नहीं हो जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज ए टेस्ट की तरह आप पेपर को लो भाई, एक पेपर के क्वेश्चन दूसरे पेपर में तो आ ही सकते हैं, असीमित क्वेश्चन है। चलिए बताओ, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि जोधपुर का नरेश था मानसिंह। ठीक है, उन मानसिंह की पत्नी थी रानी थी भटियाणी प्रताप कंवरी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया।
क्योंकि जो पहले उन्होंने मंदिर बनवाया था वो ज़मीन में धस गया, और 1857 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई, दोबारा बनाया। उस मंदिर का नाम बताइए। राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो एकदम कि भाई बात ये है कि जोधपुर का नरेश है मान सिंह, उनकी रानी है भटियाणी प्रताप कंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को दोबारा बनवाया, 1857 में प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उस मंदिर का नाम बताइए। तो आराम से बताओ भाई आंसर क्या है। तो इसका नाम है, इस क्वेश्चन का आंसर है तीजा माजी का मंदिर, यानी कि 4th इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। यस बताइए, बताइए, पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए, तुरंत लिख लो भाई मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। बयाना का दुर्ग है, और बयाना दुर्ग में स्थित है क्या, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, किस काल का माना जाता है बयाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बयाना। तो दो बात हैं, एक तो बयाना है और एक खानवा है, ये दोनों ही भरतपुर में है। राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, तो बयाना भी वहीं पर है और खानवा भी वहीं पर है। अब देखो बयाना दुर्ग में एक विजय स्तंभ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा हमने पढ़ाई लिखाई ये भाई विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन इसने क्या कहा है, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो शब्द लिखे हुए हैं, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, एकदम टेस्ट की तरह लें, बताइए आंसर क्या है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, मैंने इसकी जो रिसर्च की वो बताता हूँ आपको। देखो ये हमारा प्यारा राजस्थान है, एकदम बस कहते हैं रंग रंगीलो मारो राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है। तो इस जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ, ये देखिए ये राजस्थान है, और ये राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये हमारा भरतपुर है, ये जो आपको दिख रहा है ये भरतपुर है, ये भरतपुर है। इसकी सीमा अलवर से लगती है, दौसा से लगती है, और इसके बाद में आपका ये जो दिख रहा है करौली, ये जो है ये करौली। एक मिनट, यस आराम से, कोई जल्दबाजी ना करो, जल्दी है तो तुम्हारे पास अपना खूब समय, खूब पढ़ो, किसने रोका है। ये अलवर है, ये भरतपुर दौसा है, और ये करौली है, और ये धौलपुर है, यहाँ से हल्का सा, तो ये आपका भरतपुर आपका लग रहा है, ये भरतपुर है। तो भरतपुर में एक तो बयाना है और एक खानवा है, मैं ऐसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं बयाना की। बयाना में एक दुर्ग है, और वह दुर्ग में एक विजय स्तंभ है, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है। अब ये कहता है कि ये बताओ ये किस काल का है, चलिए देखते हैं। तो बात समझ में आ गई, भरतपुर क्यों आया चर्चा में, भाई भरतपुर में है बयाना, बात चले ना बयाना दुर्ग की। तो ये जो भरतपुर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये भरतपुर में आपका ये जो भरतपुर है, ये भरतपुर या भरतपुर में बयाना है, और बयाना में विजय स्तंभ है, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ। तो ये किस काल का है, चलिए ठीक है चलते हैं आगे। तो देखो ये मैंने वैसे ही सर्च किया वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, तो देखो एकदम बढ़िया, मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखो ये साफ शब्दों में लिखा हुआ आया है कि बयाना का जो किला है उसमें स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, ये गुप्त काल का है, एकदम साफ सुथरा खुले शब्दों में लिखा हुआ है। ये देखो आपके सामने है, ये देखिए ये बयाना, ये आपका बयाना है, बयाना का किला है, उसमें वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है। ये कौन से काल का है, गुप्त काल का है। चलिए ठीक है, अब हम चलते आगे। ये गुप्त भरतपुर जाटों के लिए फेमस है, जाटों का वो सूरजमल जो अफलातून है, वो जाटों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा फील आएगा अगर आप कभी भरतपुर जाएँ तो। ये देखिए मैं तो रहा हूँ 3 साल भरतपुर, इसलिए अपने आप को वहाँ से कनेक्टेड मानता हूँ। ये देखिए बयाना दुर्ग है, तो इसका आंसर आएगा गुप्त काल, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया आंसर बताओ। ये देखो आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये देखो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई आभूषण महिलाएं पहनती हैं, जो हमारा भारतीय समाज का जो गौरव है, या भारतीय समाज में कई की जो मर्यादा है, महिलाएं वो टोटी आभूषण पहनती हैं, ये यूँ कहें भाई टोटी आभूषण की बात चल रही है। तो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, कौन सा आभूषण, टोटी आभूषण।
तो हमें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान है नहीं, हमने गूगल ही किया है, तो इसका आंसर आएगा कान, यानी 4th इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा बताइए। ये आ गया, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो, ये आपका, हाँ एकदम अच्छे से बताइए आंसर क्या आएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति जो अकादमी है वो कहाँ पर अवस्थित है, बताइए आंसर। राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, उसमें ये आया हुआ है, तुरंत बताइए आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन ये, राजस्थानी की भाषा है, साहित्य है और संस्कृति की जो अकादमी है वो कहाँ पर है। राजस्थान की भाषा, उसके अलावा साहित्य और उसके अलावा संस्कृति जो अकादमी है वो आपकी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। देखिए एकदम अच्छे से, तो बात ये है, बताइए आंसर, टाइम है आपके पास में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो इसका आंसर आएगा 1, यानी कि बीकानेर। बीकानेर है, जिसकी स्थापना जो है राव बीका ने करवाई थी, और वहाँ पर एक कोड मदेसर का भैरू जी भी है, तो ये वो बीकानेर है जिसमें राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में देखा गया है ये क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। एज ए टेस्ट की तरह आप लें इस वीडियो को, बताइए। भाई ये बात है कि एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र का मतलब है अखबार। देखो भाई आजकल बात ये है कि आजकल जो प्रयास है ना उसकी सीमाएं कम हैं, या मैं यूँ कहूँ यार, अब हमने सुना नहीं गांव में भाई वो आदमी समाचार पत्र निकालता है, ऐसा नहीं है, लोग एक अलग ही दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन ये बात पुराने समय की है। एक अखबार है जिसका नाम है मजरूल सरूर, ये समाचार पत्र है। ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमारा भरतपुर जो है वहाँ से ये 1849 में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जामों में देखा गया है मजरूल सरूर समाचार पत्र, ठीक है, एज ए टेस्ट ले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो ये आपके सामने एकदम बढ़िया फ्रेश ताज़ा नया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है। प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार कौन सा विभाग है, इनमें से ऐसा कौन सा विभाग है जिसके एस्टीमेट, प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टीमेट, इनमें से कौन से विभाग हैं जिनके एस्टीमेट जो हैं वो एस्टीमेट कमेटी के या प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं हैं, नियंत्रण में नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं, और तुमको जल्दी आंसर बता दो ना भाई, किसने रोका है तुम्हें। तो देखो एज ए टेस्ट की तरह आप लिए, क्वेश्चन ये है, राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कौन सा विभाग है जिसके प्राक्कलन या यूँ कहीं एस्टीमेट प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं है। तो देखो ऐसा गृह विभाग है, गृह विभाग यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है, यानी होम मिनिस्टर के जो डिपार्टमेंट है, गृह विभाग जो है उसके जो प्राक्कलन है वो प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितनी देर मैं इधर उधर की बातें करूँ उतनी देर आप कोशिश करें कि आप आंसर करें क्वेश्चन होगा। ये देखो एकदम बढ़िया आपके सामने नया फ्रेश ताज़ा क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी जो है आपका, अपने कार्यों का जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसके सामने करता है, आंसर बताइए। अब मैं बोलता रहूँगा तब तक आपको आंसर बताना है। भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी, आरपीएस और सी के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मतलब अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके सामने प्रस्तुत करता है या किसको प्रस्तुत करता है। तो देखो अगर हम बात करें आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है, तो देखिए भाई एक है राष्ट्रपति, तो इसे तो हमें हटाई देना चाहिए। वो अलग बात है कि भाई कि इस पर चर्चा मतलब नहीं करनी चाहिए कि भाई जो है आपका आरपीएससी के चेयरमैन को कौन तो अपॉइंट करता है कौन हटाता है, वो क्वेश्चन ये नहीं है, ये वार्षिक प्रतिवेदन वाला है। तो ये आएगा राज्यपाल के समक्ष, यानी कि आंसर इसका सी आएगा। अब चलते हैं अगला।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइए ज़रा। एकदम 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ज़रा आंसर बताइए क्या आएगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार, राजस्थान है उसकी नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, मतलब राजस्थान की सरकार या राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर बताइए आप। जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में आप आंसर बता सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। देखिए क्या बात है, बात ये है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। भाई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 में आया, प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार है, राजस्थान की सरकार है, नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकती है। तो देखो बात ये है भाई, मैंने इसको सर्च किया पर मुझे कोई ढंग की बात मिली नहीं, तो मैंने इसको रट लिया। 9 में से 1 घटा 2 यानी 8, यानी इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 2 बार इसको कर दिया होगा, हाँ एकदम बढ़िया। आपके सामने नया क्वेश्चन एक और आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। बताइए, ये देखिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है, पढ़ ही लिया होगा आपने अब तक, आंसर बताओ। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। अब ये क्या नाटक है, देखो भाई बात ये है, इसमें लिखा हुआ है जिला कलेक्टर और यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का मतलब ये है भाई अपना आरपीएससी है, आरपीएससी आरएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उससे जो हाईएस्ट पोस्ट अगर अपन को स्टार्टिंग में मिलती है तो वो एसडीएम वाली मिलती है, अपन ये मानते हैं। तो ये कह रहा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित निम्न में से किस वर्ष किया गया, जिला कलेक्टर बनाया गया उन्हें पहली बार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब यानी कि भाई कोई आरपीएससी से कोई आरएएस बनाए, उसने कुछ समय तक एसडीएम के रूप में काम कर लिया है, उसको एक्सपीरियंस हो गया है, उसने एक सेवा के रूप में मतलब अपना समय बिता दिया है, फिर उनको जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी 2009। चलिए ठीक है, ओके। अब निम्न में से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। बताइए, ये आपके सामने पढ़ लीजिए, आंसर कीजिए। क्या क्वेश्चन है भाई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, बढ़िया है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग का हमें अध्यक्ष बनाना है, ठीक है। तो अध्यक्ष पद पर हम किस नियुक्ति हेतु कौन अधिकृत है। राजस्थान हो गया, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग होगा, उसका अध्यक्ष हमें बनाना है। तो नियुक्ति हेतु कौन अधिकृत है। तो देखो समाज सेवी, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कम संभावना है। पुलिस से राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है, तो ये मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। यस यस, देखो एकदम बढ़िया। बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एज ए टेस्ट लो, लिख लो तुरंत कि भाई मेरे हिसाब से आंसर ये है। देखते हैं क्या है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, उसकी कौन सी धारा है, यानी कौन सा सेक्शन है, उसको संशोधित किया। और जो ग्राम सेवक जो अपन बोलते थे उसको ग्राम विकास अधिकारी का मतलब बोलने लग गए। या भाई बात ये है कि अपन पहले ग्राम सेवक बोलते थे, तो 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें संशोधन किया गया और ग्राम सेवक को क्या बना दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी बना दिया गया। तो ये कहता है कि 1994 के किस धारा को संशोधित किया गया, यानी कौन से सेक्शन को संशोधित किया गया। तो इसका आंसर आएगा 89। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए ज़रा। अच्छा ये तो गलती की है मैंने, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है एकदम अच्छे से, हाँ ठीक है बिल्कुल ओके। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यस यस, बताइए। कहता है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया है राजस्थान के में। लिखा हुआ है विशाखा, ये वास्तव में विशाखा गाइडलाइन है।
विशाखा गाइडलाइन है, वे अन्य बनाम राजस्थान राज्य, वे अन्य मुकदमा संबंधित है। क्वेश्चन ही ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात हम इसमें देख रहे हैं, महिला महिला महिला, दहेज मतलब महिला, ये महिला से संबंधित कोई बात है। तो देखो आजकल क्या है, महिलाएं ऑफिसों में कार्य कर रही हैं, कोई भी ऑफिस उसमें कार्य कर रही हैं, तो वहाँ पर उनका क्या है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि उन्हें उस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो उस जो यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उनकी रोकथाम के लिए विशाखा गाइडलाइन बनाई गई। तो विशाखा जो गाइडलाइन है, ये जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर जो काम कर रही हैं, उनके यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए विशाखा गाइडलाइन लाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के कई एग्जाम में विशाखा गाइडलाइन आई हुई है। तो देखते हैं, चलो मैंने इसको नेट पे सर्च किया, ये है, देखो मैंने सर्च किया कि भाई बताइए ज़रा कि विशाखा गाइडलाइन क्या है। विशाखा गाइडलाइन देखिए, तो इन्होंने कहा कि भाई विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भाई हमारा जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की, तो इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर जाना जाता है। इसमें दूसरी एक पार्टी तो थी राजस्थान सरकार। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, इसमें एक पार्टी तो कौन थी, राजस्थान सरकार, और दूसरी पार्टी कौन थी, अन्य। एक तो राजस्थान सरकार हो गई, राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, और एक पार्टी दूसरी कौन थी, अन्य। अन्य को आप भारत सरकार भी कह सकते हैं। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार के रूप में एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो महिलाओं का जो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया साफ सुथरा हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, आप टेस्ट की तरह लें, बता दीजिए आंसर भाई, मैं उतना समय दे रहा हूँ अपनी बातों में। गुरुमुख कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के ये प्रथम राज्यपाल हैं, इनको कब नियुक्त किया गया। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। गुरुमुख निहाल सिंह, तो देखिए भाई सब में 1956 है, सभी में 1956 है, तो आप इस तरीके से तो इसे डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते कि भाई 1956 में मतलब एकीकरण हो गया था कंप्लीट, तो उस हिसाब से नहीं। तो इसको डायरेक्ट आपको रखना पड़ेगा। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे, ये 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किए गए थे। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ये आरपीएससी की जो आंसर की है उससे बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, आंसर बताइए बिल्कुल। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। देखो बात ये है, इनमें से एक न्यायाधीश है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा है और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहा है, उसका नाम बताना है। और अभी रिसेंट में एक फैसला आया है, उसमें भी एक जस्टिस साहब ऐसे हैं जो मतलब यानी कि मंत्री भी रहे हैं, या यूँ कहें किसी पार्टी से एसोसिएटेड भी रहे हैं और अब न्यायाधीश हैं, ये हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और राज्य मंत्री भी रहे हैं। अब देखो बात यह है, विधायक होता है वो मान लो राज्य मंत्री बन गया। अब यार ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा अटपटी सी बात लगती है कि विधायक कैसे न्यायाधीश बन सकता है या राज्य मंत्री कैसे न्यायाधीश बन सकता है, तभी तो एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये जस्टिस फारूक हसन साहब हैं, जस्टिस फारूक हसन साहब हैं, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और ये राज्य मंत्री भी रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम बढ़िया, बताइए आंसर क्या आएगा। एकदम आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, बस बता दीजिए आंसर, बात खत्म हो गई। मैं एकदम 2-3 मिनट लेता हूँ, एक क्वेश्चन आ गया सही हो गए तो 1000 लड़कों से आप आगे हो गई। लाइन में टोटल 16,000 ही तो लड़के हैं, एक क्वेश्चन मतलब 1000 से आ गई। बता दीजिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कौन से वर्ष में घोषित की गई, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति। तो देखिए हमने इसको सर्च किया, इसका आंसर 2019 है, यानी कि इसका जो आंसर है ये आपका 2019 यानी कि सी। अब हमने इसको सर्च किया, देखो ये देखिए एकदम बढ़िया, ये आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019।
जिसके कारण राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र का परिदृश्य बदल गया। 3 साल में 6.5 गीगावाट यानी 6552 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। तो दिसंबर 2019 में सौर ऊर्जा नीति आई थी। चलिए और चलते हैं। देखो यही तो क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया, जल्दबाजी नहीं, कि सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। तो यही तो है कि भाई सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, 2019। हमने इसको और सर्च किया, देखो ये रहा कि भाई आपका जो है सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई। तो देखो 2019 जो है, इसमें राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो है 2019 में लागू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो वो ये 2019 आपका सौर ऊर्जा नीति 2019, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया, साफ सुथरा नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए आंसर क्या आएगा। एकदम बढ़िया। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये जल्दी ज़्यादा टाइम ले रहा है, बेटा फालतू की वीडियो देखते हो उनमें तो कई कई घंटे खर्च कर देते हो, तो पढ़ाई का वीडियो है। बता दीजिए जरा, आंसर खत्म करो। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। गोगेलाव, तो मैंने इसे सर्च किया क्वेश्चन को, गोगेलाव को, तो इसका आंसर आएगा नागौर। जो नागौर है, नागौर में गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि जब मैंने सर्च किया तो क्या मिला। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र देखो ये एकदम खुले शब्दों में लिख रखा है। नागौर जिले का जो नागौर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित गोगेलाव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। अरे भाई जंगल होगा, जंगल में वन्य जीव होंगे, तो उसको वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया उस पूरे क्षेत्र को। 4 साल बाद में यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं जुटाई गई और क्षेत्र में पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से वन्य जीव रिहायशी इलाकों में जाते हैं। तो बात यह है भाई, बात है गोगेलाव वन्य संरक्षित क्षेत्र। ये गोगेलाव को वन्य संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया, पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है। भाई हमारा जो राजस्थान है इसमें पानी की बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि वो जो जैसलमेर बाड़मेर मतलब बहुत बड़ी समस्या है पानी की। तो ये जो नागौर है, या नागौर में वन्य जीव का संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया, लेकिन पानी नहीं है। तो अगर हम वहाँ नहीं जा पाते तो वन्य जीव खुद आ जाते हैं पानी ढूंढते ढूंढते, कहाँ, रिहायशी इलाकों में कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया, एकदम गोगेलाव हो गया। यस, ये क्वेश्चन आपके सामने चाहिए मैंने ऐसे। ठीक है, ये देखो एकदम बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर क्या है। ये देखो एकदम ये आंसर है। इस वीडियो को एज ए टेस्ट आप लो तो ठीक रहेगा। क्या है भाई, कहता है कि इन्हें मैच करवाइए। भाई करवा देते हैं। लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, गागरोन का किला और नाकोड़ा। तो देखिए राजस्थान की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है आपका, वसुंधरा राजे जी, वो जब भी बांसवाड़ा जाती थी, जब भी वो बांसवाड़ा जाती थी, तो बांसवाड़ा अगर वो जाती हैं तो उन्होंने वो एक स्थान पर जाती थी और उस स्थान का नाम है त्रिपुरा सुंदरी। तो त्रिपुरा सुंदरी जो माता है, इसका मंदिर बांसवाड़ा में है। कहते हैं कि वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। हमारा राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है। तो ये जो बांसवाड़ा जो है उसमें त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। जब भी वसुंधरा राजे जी बांसवाड़ा जाती हैं, इन्होंने कई इलेक्शन का प्रचार भी यहाँ से शुरू किया है, त्रिपुरा सुंदरी से। तो बी में 4 आएगा। चलिए अच्छी बात है, बी में 4। तो देखो इसे हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यानी कि बी में आपका क्या है, 4 है, 4th है ये। तो यानी कि बी में 4th केवल सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है नाकोड़ा बाड़मेर में है, ये भी एकदम साफ, सॉरी बाड़मेर में, नाकोड़ा बाड़मेर में है। इसके अलावा गागरोन का दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। गागरोन का वो जो किला है ना मेदनी राय के पास जो था वही। तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, बाड़मेर कहाँ हो गया, बीकानेर। तो इसका आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम बढ़िया साफ सुथरा बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। ये है कि भाई थार का मरुस्थल का भाग बताओ कौन कौन सा है। गोंडवाना, शेखावाटी, बनास और घग्गर, ये आपको बताना है। इनमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए थार का मरुस्थल राजस्थान का जो पश्चिम है वही तो थार का मरुस्थल है। तो देखो, तो वो गोंडवाना प्रदेश तो वो है ही है। ठीक है, तुम्हें पता है ऊपर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ पहले, हनुमानगढ़ और बीकानेर ये भी पहले एक ही मतलब थे। तो घग्गर भी है, यानी डी भी आएगा। इसके अलावा आपका चूरू है, सीकर, ये भी शेखावाटी प्रदेश है, ये भी रेगिस्तानी समझो आप। तो ए, बी और डी, इसका आंसर सी आएगा।
ये आरपीएससी के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन और आ रहा है एकदम बढ़िया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, 1 घंटे में एज ए टेस्ट आप इस वीडियो को ले सकते हैं। तो देखो ये एकदम क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए ज़रा। क्वेश्चन ये है उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और कोटा। तो इसमें एक बात मुझे समझ में आ गई, जो भीलवाड़ा है ना वो कपड़ा के लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए भीलवाड़ा फेमस है। तो सी में आपका 3 आएगा, तो भाई सी में 3 आएगा तो इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, सी में 3 आएगा तो आंसर इसका 4 आएगा, एकदम साफ साफ है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, एकदम बढ़िया, बता दीजिए फटाफट आंसर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से गुजरेगा। मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद पढ़िए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तुम लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो, जेवीएनएल के मेंस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पेपर में 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। तो ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसमें आए हुए क्वेश्चन है, वही हम आपको बता रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो देखिए मैं नहीं जानता था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, मैंने इसे सर्च किया। तो क्या सर्च किया भाई आपने, देखो ज़रा, ये मेरा प्यारा राजस्थान है, एकदम बढ़िया। पहले मैं आपको देखता हूँ और नीचे चलते हैं, देखो ये राजस्थान में, ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है। देखो एक तो नीचे गुजरात है और ऊपर पंजाब है, इस यही तो सीन है भाई, नीचे तो हमारा गुजरात है, ऊपर पंजाब है, बीच में हमारा राजस्थान है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरात का जो बनासकांठा है, मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात के भी बनासकांठा से हैं, और जो पंजाब है उसके मोगा तक जाएगा। तो राजस्थान में ये कहाँ से जाएगा, तो यह प्रदेश के 5 जिले, अजमेर वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर से गुजरेगा। तो ठीक है, और चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए पत्रिका, राजस्थान पत्रिका है, इसमें ये खबर छपी हुई है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की। मैंने इसको अभी गूगल पे सर्च किया। प्रदेश के रेगिस्तानी इलाके वाले 5 जिले सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए देश से सबसे बेहतर जगह बनाए जा रहे हैं। अरे भाई बात यह है कि हमारा जो राजस्थान है, इसमें जैसे मैं बात करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर। ये कह रहा है कि भाई सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतरीन मतलब जगह इनको बनाई जा रही है। गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक जाएगा यह कॉरिडोर बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर 8000 kV की मुख्य लाइन बिछाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। देखो ये है, ये भाई ये जो राजस्थान पत्रिका है, इसमें ये जो डिजिटल वाला जो अखबार डालते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखो ये अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं तो ये देख लीजिए आप, ये है आपका, ये देखो, ये आपको इतना तो मुझे भी दिख रहा है भाई, देखो ये दिख रहा है ना आपको मोगा, ये मोगा है, आपको दिख ही रहा होगा मोगा, ये है ये, और ये आपका मोगा आपको दिख रहा है, ये है। इसके अलावा मैंने इसकी एक फ़ोटो और ली है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये देखो ये मोगा में जा रहा है ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कॉरिडोर में मोगा है ये देखो बीकानेर लिखा हुआ है ना, यहाँ बीकानेर भी लिखा हुआ है इसमें, बीकानेर। ये देखो इसमें आपको अजमेर भी दिख रहा है ना, और देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी दिख रहा है। अब देखो इसमें तो बहुत चीज़ें दिख रही है भाई, अब मैं तो उन्हीं की बात करूँगा ना जो आंसर है ये है, बाकी इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन का, आपने बता ही देना चाहिए था ना अब तक तो आंसर, आप तो बहुत विद्वान लोग हैं। तो देखो ये बात है, इसका आंसर आएगा 1, यानी कि आपका अजमेर है, बीकानेर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। यानी कि कोटा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गलत है, और अलवर से भी कोई लेना देना नहीं है, इसे भी हटा देते हैं, और इसे भी हटा देते हैं। तो क्या बचा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। तो यहाँ पर ये जाएगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ए आएगा, 1 आएगा। हम इतना समय क्यों खर्च कर रहे हैं भाई, राजस्थान के महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ है, तो जेवीएनएल में भी आ ही सकता है, तो 1 है ये। तो देखो ये मेरा राजस्थान है, तो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, ये मेरा राजस्थान है, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा, आपको दिख रहा होगा। ये बीकानेर है, ये मेरा मतलब चित्तौड़गढ़ है, नीचे देखो ये इस तरीके से अगर हम इसे कंसंट्रेट करें, ये बीकानेर है, ये मेरा अजमेर है, और ये मेरा चित्तौड़गढ़ है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये मेरा चित्तौड़गढ़ है। तो अजमेर,
और चित्तौड़गढ़ और बीकानेर सौर ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर बना रहा है उनके ये पार्ट हैं तीनों। तो ये आएगा आंसर इसका अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, फटाफट बता दिया करो आंसर, तुम्हें आते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाया करो। ये क्वेश्चन है 80 नंबर, एकदम बढ़िया, बता दीजिए आंसर, फटाफट बता दीजिए, बहुत होशियार हो गए आप आजकल। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? कौन सा विभाग है जिसे कि नोडल विभाग बनाया गया है? बता दीजिए फटाफट आंसर। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो आंसर आएगा सी, यानी कि प्लानिंग कमीशन, मतलब आयोजन विभाग। अगला क्वेश्चन एकदम स्वस्थ बढ़िया, देखिए राजस्थान का जो बजट है 21-22 वाला में फिनटेक, ये आपका जो डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दो फटाफट आंसर। क्या क्वेश्चन है भैया? राजस्थान में एक फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, कहाँ होगी? जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर? तो बढ़िया, एकदम इसका आंसर आएगा जोधपुर। ठीक है, अब चलिए एकदम बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो नाजुक बीमारी हैं स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? पढ़ लो आराम से, तुम ही पढ़ लो, तुम पढ़ लो। लो भाई, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है, नाजुक बीमारी जो है उसके केस में प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? तो बताओ आंसर फटाफट, याद है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, बताइए। आंसर आएगा इसका सी, 4.5 लाख। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर 8487 करोड़ इतना रुपया का प्रोग्राम है। 8487 करोड़, बहुत बड़ी बात है भाई। देखते हैं क्वेश्चन ये है, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। देखो भाई, बात यह है, हम यही क्वेश्चनों को क्यों पढ़ेंगे भाई? राजस्थान के महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए, तुम्हारे में भी आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता, तुम कोई भी पढ़ लो। फिर परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, देखो बात यह है भाई, परवन जो दिख रही है तुम्हें, परवन यह एक नदी है, नदी में पानी होता है और पानी से होती है सिंचाई। बात समझ में आ गई? अब यार जहाँ नदी होगी वहीं पानी होगा, वहीं सिंचाई होगी, वहीं परियोजना बनेगी। तो पहले तो हमको यही पता होनी चाहिए कि परवन नदी है कहाँ। बात समझ में आ गई? तो देखो परवन नदी है कहाँ, पहले तो अगर आपको यही पता होगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया, परवन नदी भाई, परवन नदी है, नदी में पानी है, पानी से सिंचाई होगी, सिंचाई की परियोजना है। तो बात है कि नदी है कहाँ, तो देखिए हम बताते हैं आपको। एकदम ये मेरा प्यारा राजस्थान है, एकदम यस। देखो चलिए, ये आपका, ये देखो ये मेरा राजस्थान है, आपको दिख रहा होगा। राजस्थान में ये मेरा ज़िला झालावाड़ है, ये मेरा ज़िला झालावाड़ है, और झालावाड़ के पास में जो दूसरा ज़िला लगा हुआ है उसका नाम है बारा, और इनके ऊपर है कोटा, इनके ऊपर कोटा है। तो मैंने इसको भी नेट पे सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि तुम्हें पता है कि झालावाड़ के नीचे तो यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ से ये परवन नदी निकलती है और झालावाड़ में प्रवेश करती है, कहाँ? मनोर का थाना नामक जगह पर। उसके बाद में झालावाड़ से होती हुई ये जाती है बारा में, और बारा में एक पलायना गांव है, वहाँ काली सिंध में मिल जाती है। ये क्या नाटक है भैया? बात यह है, बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है किसी को भी। ये मेरा जो है परवन नदी है भाई, परवन बहुउद्देशीय परियोजना है, तो परवन नदी की बात चल रही है। तो परवन नदी है, मध्य प्रदेश से आती है और झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर आपके जो है बारा में काली सिंध में मिल जाती है। तो 2 जिले तो यही हो गए, एक तो आपका झालावाड़ हो गया और दूसरा बारा हो गया। पास में कोटा है, तो ये कोटा, ये तीनों ये बहुउद्देशीय जो परियोजना उससे लाभान्वित हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा कौन सा? 1, झालावाड़, कोटा और बारा। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो ये मेरा प्यारा राजस्थान है,
एकदम बढ़िया। और ये राजस्थान में जो ये हाड़ौती बेल्ट जो दिख रही है आपको, कोटा, बारा और झालावाड़, ये जो है मतलब ये जो आप मानते हो ये नीचे मेरा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, झालावाड़ के नीचे मध्य प्रदेश है, झालावाड़ के साइड में मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से एक परवन नदी आ रही है, पहले झालावाड़ जाएगी फिर बारा जाएगी। हमने यहाँ पे एक परियोजना बनाई है, मतलब बांध बांध बनाएंगे, तो ये तीनों राज्य इससे लाभान्वित हैं। भाई परियोजना में तो बांध बांध बनेंगे ही। देखो ये देखो, ये रही एकदम बढ़िया। मैंने सर्च किया है कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले के अकाउदा में बांध, झालावाड़ में एक बांध बनेगा, अकाउदा में बांध का निर्माण कार्य सहित नहरों के निर्माण पर 8487 करोड़, यार इतनी बड़ी बड़ी पैसा की बात चल रही है। 8487 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, तगड़ी बात है ये। झालावाड़ में यहाँ पे अकाउदा बांध भी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परवन नदी मतलब परवन, देखो ये देखो इसमें लिखा हुआ एकदम साफ। भैया जल्दबाजी ना करो, पढ़ लो अपने। झालावाड़, बारा और कोटा में लाखों लोगों को मिलेगा क्या लाभ, मिलेगा परवन सिंचाई योजना का। बहुत तगड़ी योजना है भाई परवन सिंचाई योजना जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान को फूल पुणसु है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो देखो भैया यह पुष्प है रोहिड़ा। अगर हम बात करें राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा, उसका नाम है रोहिड़ा। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो मैंने सोचा यार रोहिड़ा है तो रोहिड़ा को एक बार सर्च भी कर ही लें। तो देखिए मैंने रोहिड़ा को सर्च किया, ये रोहिड़ा है। ये आप जो देख रहे हो लाल लाल टाइप जो लिख रहा है यही आपका रोहिड़ा है। तो तुम्हारी फोटो आगे पीछे, हम तो रोहिड़ा को देखना चाहते हैं। ये है रोहिड़ा। ठीक है, इसको मैंने सर्च किया, ये रोहिड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एकदम बढ़िया साफ सुथरा आपके सामने आ रहा है, बताइए आंसर। संस्कृति श्री सनातन धीठ के लेखक कौन है। अभी भाई लाइन मैंने की, एग्जाम डेट भी नहीं आई है तो अभी आराम से पढ़ सकते हो। संस्कृति श्री सनातन धीठ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बता दीजिए जरा आंसर। अब तो 5-7 मिनट का वीडियो और बच रहा है। संस्कृति श्री सनातन धीठ, इसके लेखक हैं आपके भंवर सिंह सामोर, यानी आंसर इसका 4 आएगा। मैंने सर्च किया भाई संस्कृति श्री सनातन धीठ के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है भंवर सिंह सामोर। भंवर सिंह सामोर हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1943 को हुआ था। कहाँ, राजस्थान के चूरू में हुआ था। भाई राजस्थान के चूरू में इनका जन्म हुआ है भंवर सिंह सामोर का। और इनकी किताब का नाम क्या है, संस्कृति श्री सनातन धीठ। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, बता दीजिए जरा। आप तो होशियार है, मैं ही टाइम ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ बस। तो बताओ फिर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश किसने मतलब कब लागू हुआ था। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश है वो कब लागू हुआ है। तो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम इसकी आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। 18-19 ध्यान रखना, यानी इसका आंसर आएगा 2। 18 दिसंबर 2019, 18, 19, 20 तीनों संख्या इसमें। अब रट्टा एप्लीकेशन से काम चलेगा नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मैंने सर्च किया इसे, देखो ये जन आधार अथॉरिटी जो है ये एक्ट बना है 2020 में, लेकिन इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स 18 दिसंबर 2019। ये जन आधार वाला जो है। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलाइनमेंट में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये देखो क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो और आंसर बता दो। कहता है कॉलेज विद्यार्थी, बहुत सही, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक ऐप शुरू किया है। आजकल बहुत ऐप आ रहे हैं, एक ऐप शुरू किया है। शुरू करने वाला है कौन, राजस्थान सरकार। बहुत सही भाई, राजस्थान सरकार ने एक ऐप शुरू किया है। ये ऐप हमें देगा क्या, तो ये ऐप है डिजिटल अकादमी सामग्री की में सहायता प्रदान करेगा। मतलब एक तरह से हमें डिजिटल रूप से मतलब सामग्री उपलब्ध करवाएगा, मटेरियल उपलब्ध करवाएगा एकेडमिक रूप से। अब इस ऐप का नाम क्या है, तो देखो सभी में लो ऐप लो ऐप लो ऐप लो ऐप तो सब में है, माई माई भी सब में है। अब यार ना पढ़े तो फिर कहीं बैठा हो जुगाड़। तो या को आंसर है सी, यानी माई बुक लो ऐप। ठीक है भाई, मैंने देखा यार कौन सा ऐप है, इसको जरा प्ले स्टोर पे भी देख लें। तो देखो यहाँ पर आपको एक ऐप दिख, ओ माय गॉड, यहाँ पर आपको एक ऐप दिख रहा होगा। देखिए ये रहा माई बुक लो, ये ऐप है। इसको मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था, माई बुक लो ये ऐप है।
तो ये राजस्थान सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, ताकि वो डिजिटल रूप से उन्होंने एकेडमिक जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सके। तो अगर हम बात करें तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है कॉलेज विद्यार्थियों वाला, तो इसका जो आंसर है ये आपका आएगा माई बुक लो, यानी कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5-7 मिनट की बात है, और धैर्य नहीं तो जाओ तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या करूँ यार, इस पेपर में बहुत क्वेश्चन आए हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये कहता है निर्यातक बनने, मिशन निर्यातक बनो। बात ये है निर्यातक बनो यानी बाहर भेजने वाले बनो, बेचने वाले बनो, मतलब यानी कि प्रोडक्ट, ये मिशन निर्यातक बनो। निर्यातक बनने के महत्वाकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है। मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है। देखो बात यह है, जो अपने प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए मिशन निर्यातक बनो, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि निर्यातक बनने के महत्वाकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो। इसमें कौन कौन से विभाग जो हैं या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर आएगा 2। एक तो इसमें उद्योग विभाग है वो इन्वॉल्व है, और एक इसमें रिको इन्वॉल्व है, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें ये आएगा कि मिशन निर्यातक बनो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो उद्योग विभाग और एक रिको, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। पहले हम थोड़ा 1-2 आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे इसका एक वीडियो। देखो ये है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है मिशन निर्यातक बनो। ठीक है, तो राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और रिको, जो आपका रिको है यानी राजस्थान स्टेट, एक तो एक आई का मतलब इंडस्ट्रियल और एक आई का मतलब इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो एक तो उद्योग विभाग है और एक रिको है, इन दोनों में मतलब इन दोनों ने मिल करके मिशन निर्यातक बनो इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों का थोड़ी हेल्प की है। ठीक है, अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यस देखिए ज़रा, देखो ये वीडियो है आपके सामने, मिशन निर्यातक बनो। सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019 में घोषित की गई। इस नीति के उपरांत राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है, जिसके चलते राजस्थान में निवेशकों द्वारा उद्यम स्थापित किए गए हैं, राजस्व कर रही है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी, मार्केट लिंकेजेस, हैंड होल्डिंग, शिपमेंट इत्यादि। अब तक 2000 से ज्यादा इस मिशन से जुड़ चुके हैं। राजस्थान राज्य में निर्यात की विपुल संभावनाओं को देखते हुए आइए आप भी इस मिशन से जुड़कर निर्यातक बने। मिशन से जुड़ने के लिए तुरंत उद्योग विभाग या रिको की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मिशन से जुड़ने के लिए तुरंत उद्योग विभाग या रिको की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएं। देखो इसमें लास्ट में बोलता है कि उद्योग विभाग या रिको की जो वेबसाइट है उस पर जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो इन्होंने कहा है, देखिए भाई बिना मरे आज तक किसी को स्वर्ग मिला नहीं है। थोड़ा भाई पीछे हो जाओ, अच्छा ये वाला है। देखो मिशन से जुड़ने के लिए तुरंत उद्योग विभाग या रिको की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएं। ये लिखा हुआ है, ये आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है आपका नेक्स्ट, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एकदम बढ़िया साफ सुथरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र, 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में सौर ऊर्जा के आए हैं। कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया। हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। सौर ऊर्जा संयंत्र जो है क्या है, भारत का प्रथम जो है कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया। ये मेरे से संबंधित है, हम आपको बताते हैं। देखो भारत, बता दीजिए आंसर फिर आप। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया। तो देखिए, बता दीजिए आंसर, बता दीजिए। तो देखो ये बात है भाई, क्या लिखा है मैंने कि भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान राज्य के किस गांव में प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर आएगा भालोजी। अब ये है क्या, कुसुम, KUSUM, ये कुसुम क्या है देखिए ज़रा एकदम अच्छे से। PM का मतलब तो प्रधानमंत्री, K का मतलब किसान,
ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। देखो ये जो कुसुम है इसका मतलब यह है, सौर ऊर्जा की बात चल रही है भैया, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल वाले चला रहे हैं। बात यह है कि मतलब जो भारत सरकार है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और राजस्थान में तो ये हुआ ही है कुसुम योजना। तो बात यह है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें सौर ऊर्जा के लिए जब बंजर ज़मीन पड़ रही है वहाँ सौर पैनल लगाया जा रहा है, जहाँ बिल्कुल बिजली ना है वहाँ सूरज का सोलर पंप दिया जा रहा है कि भाई सोलर पंप से आप जो है मतलब खेती करिए, और जहाँ बिजली है वहाँ भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, या तो पंप को सूरज से चला लीजिए या बिजली से चला लीजिए। शुरू में टारगेट रखे हुए 27.5 लाख पंपन को, 17 लाख पंप वहाँ लगाएंगा जहाँ बिजली है ही ना है, और 10 लाख पंप वहाँ लगाएंगा जहाँ बिजली है। अब 10 लाख को टारगेट बढ़ा 15 लाख कर दियो, 17.5 लाख को 20 लाख कर दियो। जयपुर ज़िलो है, वहाँ में एक तहसील है, जयपुर की एक तहसील है कोटपुतली, वहाँ का भालोजी गाँव में ये शुरू किया गया है सबसे पहले। देखो अगर मैं, हाँ ये भालोजी ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। ये आपका मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं जो JVNL के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए टेस्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यार 1 घंटा को वीडियो है भैया, नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, एकदम अच्छे से मेहनत करोगे तभी मिलेगी। कोटपुतली जो है ये तहसील है जयपुर की, पहले ये अलवर में थी, उसके भालोजी गांव से ये शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है भाई, ये आपका इसका जो आंसर है ये आएगा भालोजी, और यहाँ से शुरू किया हुआ है कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को इस गाँव से शुरू किया गया है। तो थैंक यू सो मच।